सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, बारिश की बूंदों ने देश भर को भिगो दिया है और ये जो मौसम है ना, ये एक खास काम के लिए बहुत अच्छा मौसम है। वो बात तो वाकई हम सब तो खुश होते ही हैं। हाँ। जो बहारें इस वक्त है ना, फलों पक के उस पे देख लीजिए, मतलब पेड़ों पर भी किस तरह से पत्तियां नहा धो के बिल्कुल तैयार हैं, लहलहा रही हैं, खुश हैं। बिल्कुल लगता है कि सारी जो धूल धक्कर थी ना मई जून की और उस समय के उसके पहले की, वो सब साफ हो गई। तो हरा रंग एकदम चटक निकल कर आ रहा है। ऐसा लग रहा है प्रकृति ने मेकअप किया है। हाँ, क्या बात है और बहुत सारी जगहों पर सही बात है, लाली लगा ली है, कहीं पीले रंग के झुमके पहन लिए हैं, वहीं कहीं बैगनी रंग और नीला रंग भी दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगता है ना जब इस तरह का माहौल हम देखते हैं तो। लेकिन इसको आगे बढ़ाने में हम थोड़ी सी सहायता कर सकते हैं, है ना? यानी अगर हम बात करें बागवानी की, तो जिन लोगों को शौक होता है या शौक नहीं है लेकिन करना चाहते हैं, थोड़ी जानकारी की कमी है, तो ये जो मौसम होता है ना, ये पेड़ पौधे लगाने के लिए, बागवानी शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा मौसम होता है। तो आप अगर चाहें तो बस आज से, अभी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, अगर मतलब चाहे क्या मंजू, हम तो आग्रह करेंगे कि चाहिए आप। मतलब थोड़ा सा इसके प्रति आप शौक पैदा कीजिए। और बागवानी में जो इजाफा की बात हम सोच रहे हैं कि प्रकृति में हम कुछ और रंग भरें, ऐसा नहीं है, बल्कि इससे हमारे जीवन में बहुत रंग भरेगा। जब हम जो कहते हैं ना कि अपने घर में हम छोटी छोटी सी गमले लगा में या छोटी सी जगह अगर आपके पास, तो उसमें सब्जियों के या जैसे हरी धनिया है, पुदीना है, इन सब की अगर हम पौधे लगा लें तो हमें ही लाभ मिलेगा। हाँ, हमें लाभ मिलेगा और ताजी सब्जियां हमें खाने के लिए मिलेगी, पैसे हमें उसके लिए चुकाने नहीं पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनिक चीजें हमें खाने को मिलेगी। क्योंकि आजकल इन चीजों का बहुत चलन हो रहा है। सभी यही चाहते हैं कि भाई हम जहाँ पर ये रासायनिक खाद का उपयोग न किया गया हो, ताजी सब्जियां हो, ताजे फल हो, ऐसे हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए प्रयास, इसके लिए तो मतलब हमारी सखियां तो खुद ही जानती होंगी, इसके लिए सभी मंजू दुगना तिगुना दाम देने को तैयार है। हाँ? उसका मूल्य जो चुकाते हैं वो सामान्य जो रासायनिक खाद वाली चीजें हैं उनसे जो ऑर्गेनिक वाली हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से जिनमें ये डाली जाती हैं खादें, उनका जो उपयोग करके सब्जियां, फल, अनाज जो भी उगाया जाता है उसका दाम बहुत ज्यादा होता है। आप भी समझ रही हैं क्यों होता है। है ना? क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल सोना है। तो इसलिए हम उसका कुछ भी दाम देते हैं। तो क्यों ना इस काम को घर में कर लिया जाए। हाँ, और ये बहुत आसान भी है। शुरुआत में शायद थोड़ा सा हमें मुश्किल लगे या फिर कई सारी कमियां भी रह सकती है। जैसे हम शुरुआत करते हैं ना, तो कभी पौधे बराबर ठीक से निकल नहीं पाते, अगर निकल गए तो उसमें फल बराबर नहीं आते, फूल बराबर नहीं आते, हम थोड़े से विचलित हो जाते, पत्तियां पीली होकर के गिर रही, हम सोचते अरे अभी तक, कल तक तो अच्छा था पौधा, क्या हो गया। लेकिन इसके लिए जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, आपके ज्ञान में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती चली जाएगी और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी पूरी बालकनी जो है अच्छे हरे बिल्कुल ताजे दिखने वाले पौधों से भरी होगी और उस पर जो फल आएंगे, जो सब्जियां आएंगी, वो भी बड़ी मजेदार होंगी। जैसे कि हम भिंडी उगा सकते हैं, टमाटर उगा सकते हैं, शिमला मिर्च लगा सकते हैं, बैंगन है, जो हमारे मतलब क्या कह सकते हैं, घर के आंगन में, घर की बालकनी में जब निकलेंगे तो मजा आ जाता है देखकर, अलग अलग रंग। और जैसे मंजू, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अनुभव से हम सीखते हैं। आप भी, हमारी जो सखियां हैं जो बड़ी एक्सपर्ट हैं खाना बनाने में, कैसे शुरू में जब घी गर्म होता था तो हम कैसे छोटी छोटी गोलियां डाल डाल कर देखते थे कि हुआ कि नहीं हुआ, ऊपर आई कि नहीं आई ये गोली आटे की, है ना? पूरी जब बनाना होता था। अब क्या है, अब हम देख के समझ जाते हैं, अब नहीं देखना पड़ता है, कुछ भी नहीं डालना पड़ता है। हर काम के बारे में ऐसा ही होता है रेणु जी। शुरुआत जब होती है ना, तो हम ऐसा सोचते हैं कि अरे हमें आता ही नहीं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बस एक बार जब शुरुआत हो जाती है, धीरे धीरे एक एक चीज हम रोज सीख लेते हैं। एक बिगड़ेगा फिर बनेगा, बिगड़ेगा फिर बनेगा। घर की चीजें आसानी से करिए, खूब और अभी तो ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हम इंटरनेट से थोड़ा देख करके उसका नॉलेज हम ले सकते हैं। जैसे कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही है, भाई जल्दी से आप इंटरनेट पर टाइप कीजिए हमें ये देखना है, और उस बहुत सारे वीडियो आपको ऐसे दिखाई दे जाएंगे जिसमें ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। बिल्कुल। और ऐसा
नहीं है कि सिर्फ ये सब फर्जी है, गलत है। बहुत सारी चीजें उपयोगी भी हैं, इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी चीजें बनाना जैसे सीख रहे हैं, मतलब कुछ बनाना, वैसे ही ये सारी चीजें जो हैं बड़ी आसानी से उपलब्ध है, जिनको हम बड़े बेतरतीब ढंग से, जैसे केले के छिलके को हम फेंक देते थे, अब समझ में आ रहा है कि जो हम घर की बागवानी करते हैं, जिसमें कि फल लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, उसमें बहुत मुफीद चीज है ना? कितनी उपयोग है। और एक जो बात आपने ज्ञान बटोरने की बात की ना रेणु जी, एक मेरे अनुभव की बात मैं ये बताती हूँ कि जैसे किसी भी बारे में हमें जानकारी लेना है तो उसके लिए हमको कम से कम 10 वीडियो देखने पड़ते हैं। और उन 10 वीडियो में से एक एक चीज को हमें कलेक्ट करना पड़ता है कि हाँ ये बात इसमें ठीक लगी, वो बात उसमें ठीक लगी। और उन 10 वीडियो का जब हम एब्स्ट्रैक्ट निकालते हैं तो पता चलता है अच्छा जो बात हम जानना चाहते थे वो ये बात वो ये है ना? तो मंजू, हम समझ रहे हैं कि कहने का तुम्हारा यही मतलब है कि सिर्फ एक वीडियो देखकर आप उस पर अमल ना करें, बल्कि 2-3 आप देखें, और जो उसमें आसान लगता है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी बताते हैं जो आपके पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो आप 5-6 देख लें, आराम से 10 देख लें, उसमें जो आपके लिए बहुत आसान सा है उसको मतलब अपना लें और आत्मसात कर लें, उसको अपना लें, उसी पर अमल करें और इस तरह से बागवानी शुरू कर दें। बिल्कुल शुरू कर दें। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, बहुत इसकी जो रेंज बहुत विस्तृत है, तो इसके लिए बात बहुत लंबी चली जाएगी। हम ये जा रहे हैं कि एक गाना जो है बारिश का वो सुन लें, उसके बाद इस बात को और आगे बढ़ेंगे। जब ये जो आप खुरपी वगैरह उठाएंगी ना और फुहारे वाला जब ये सब पानी वानी भरती है, तब तक हम गाना सुन लेते हैं। जी। बरसे बुहार, बरसे बुहार, कांच की बूंदें बरसे जैसे, बरसे बुहार, बरसे बुहार, कांच की बूंदें बरसे जैसे, बरसे बुहार, बरसे बुहार।
बागवानी का काम जितना खूबसूरत होता ना रेणु जी, उतना ही मीठा और खूबसूरत गाना ही ये भी था। कितना सुंदर गाना, मतलब पानी की बूंदों का जो एक वर्णन विश्लेषण किया है, किया गया है, फुहार। वो एक कांच की बूंदों से किया गया है। कि सचमुच जब गिरती है ना तो ऐसा ही लगता है ना, जब वो उछलती है तो लगता है हाँ कांच की बूंदें। बिल्कुल। और जो ये है ना? फुहार है, तो जब हम जो कह रही ना रसोई घर के चीजों से हम चीजों को उगाएंगे, तो ऐसे बहारें आ जाएंगी घर में, है हाँ, ना? बिल्कुल आएँगी। और इसके लिए आपको, अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि अरे इसमें कोई खर्च आएगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये बात सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारे संग मंजू जी हैं, और मंजू जी बहुत गार्डनिंग करती हैं, फटाफट बताएंगी। बागवानी करने के लिए आपको किसी खास विशेष चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। आपके घर में अगर कोई बाल्टी टूट गई है, कोई डिब्बा खाली हुआ है, बोतलें हैं, वो भी, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, और बहुत सारे ऐसे पुराने बर्तन, क्या कैसरोल वगैरह भी जो होते हैं, जो कि हम कभी उसका ढक्कन बेकार हो चुका है तो हम उसका जो डिब्बा है वो बेकार फेंक देते हैं। हाँ। आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं बिल्कुल, ना? ऐसी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर हाँ, सकते बस हैं। नजर तो दौड़ाएं। हाँ, नज़र दौड़ाइए। और अगर टूल्स की बात करें, जो औज़ार है, उसके लिए भी आपको कोई बहुत आवश्यकता नहीं, उसके लिए भी आपको किचन में ही ढूँढना पड़ेगा। एक चाकू ले लीजिए, एक इस अलग टाइप का एक चम्मच ले लीजिए, अलग टाइप का दूसरा चम्मच ले लीजिए, और झरनी इस तरह, वगैरह जो है वो हाँ, हमारी पुरानी होती हैं, पुरानी बराबर। लोहे की आपके पास पड़ी होंगी, जो आपके आगे से टूट गई होंगी, बिल्कुल। जिनका कि आप उपयोग कर सकती है। लेकिन एक बात और है मंजू, भाई हम क्यों ना पैसा खर्च करें, ये बताओ पहले हमें। नहीं, कर सकते हैं, जिनके थोड़ा पास बहुत है वो करें। कर सकते नहीं, हैं। जैसे सब्जी तो हम खरीदते ही है ना बाहर से, हाँ। तो थोड़ा सा पैसा खर्च करने में भी आप हिचके नहीं। वो बात अलग है कि जो हम कह रहे हैं कि एक बार आप रसोई में नजर दौड़ाएं, और जो चीजें आप फेंकना चाह रही हैं उनको कैसे आप अपने इस किचन गार्डन में, बागवानी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रेणु है जी, ना? बागवानी करना तो बहुत ही रचनात्मक कार्य है। जी। इसमें आप अपनी पूरी जो आपकी सोच, विचार, रचनात्मकता है, पूरी आप इसके अंदर उड़ेल सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इसमें अलग-अलग पॉट अगर आप सुंदर-सुंदर बना सकती हैं, उसमें सुंदर पौधे लगा सकती हैं, तो ये देखिए कितना कमाल का काम है वाकई, ये। ये जो बात लोग तो है। देखेंगे वो सोचेंगे अरे वाह, इतना सुंदर पॉट और इसमें पौधा भी इतना सुंदर। यानी ये भी एक बात है कि किस बिल्कुल। टाइप के पॉट में किस कैसा टाइप का पौधा पौधा, लगाना है। हाँ, और जी घर हाँ। में कितनी जगह है, उस हिसाब से कितना छोटा या कितना बड़ा पौधा लगाना, बिल्कुल। ये भी एक बड़ी बात है। और अगर आपके पास में एक बाल्कनी है, छोटी सी अगर छत है आपके पास में, तब तो क्या बात है। फिर क्या बात है, फिर तो आप है ना, आपके राजा हो गई। हाँ, किचन में काम करने के लिए या सब्जी बनाने के लिए जितनी भी सब्जियां, उसमें से लगभग 6-7 सब्जियां तो आप अपने घर में से ही निकाल सकती हैं। बिल्कुल। और इसके लिए जो ये तो हो गई पॉट की बात कि हम उसमें से इस्तेमाल करें, लेकिन औजार की जहां तक बात है, अगर आपको जरूरत लगती है तो एक आध आप खरीद के भी काम चला सकती हैं, लेकिन बाकी घर में भी आपके बहुत सारी चीजें हैं। वहीं जो खाद पानी की बात आ रही है, उसके बाद जो हम सोचते हैं कि अब खाद खरीदनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। घर में जो हम खाते हैं वही सब इनके लिए भी, इनका भी भोज्य पदार्थ वही है। उसके लिए भी हमें किचन में ही वही जाना कह रहे हैं, पड़ेगा। जो हम खाते हैं उसी से जो बची हुई जी। चीजें हैं वही इनके भी खाद्य पदार्थ हैं। हाँ। और एक बात और है मंजू, जैसे कि हम छिलकों की बात करते हैं, तो जाहिर है कि अभी हम बताएंगे कि कैसे कैसे छिलकों का प्रयोग करें, लेकिन एक बात और है कि आजकल गाय आसपास नहीं दिखती हैं, और जब हम छिलके फेंकते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है हाँ। कि अरे ये छिलका अभी ताजा ताजा निकला है, गाय को चला जाता है तो कितना अच्छा था। हाँ। चलिए हम वो नहीं करते हैं, हम पौधों में इनमें इनके जो है पोषक तत्व हैं ये, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना? मन को बड़ी तकलीफ होती है जब ये इस तरह की चीजें हमें फेंकना पड़े, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका बहुत अच्छा उपयोगी है। उपयोग हो सकता है। और हमेशा से ये कहा भी जाता है कि आप अपने घर में 2 तरह के डस्टबिन रखिए, जी। एक में ऑर्गेनिक कचरा डालने के लिए और दूसरी ऐसी चीजें जिनको फेंकना ही है, कुछ काम नहीं आ जी सकती। हाँ। तो घर का जितना किचन का जितना भी वेस्ट निकलता है, जैसे फलों के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, चाय पत्ती जो आप चाय पीने के बाद में बच जाती है, उसको आप पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। टिश्यू पेपर जो होते हैं उसका भी हम उपयोग कर बिल्कुल, सकते हैं। उसको तो बीज और हाँ। उसके लिए भी होता है, शुरुआत करने के लिए होता है, लेकिन ये जो चाय की पत्ती का जो है वो हम बता दें कि चाय की छन्नी में तुरंत आप उसको पानी से अच्छी तरह से धो लें, ताकि उसमें शक्कर की मात्रा न रहे, दूध की मात्रा न रहे, और फिर उसको आप कागज पर या कैसे फैला के सुखा लें। वैसे तो आप उसको गीला गीला भी डाल सकती हैं, लेकिन आजकल चूंकि बारिश का मौसम है तो उसमें फंगस लगने की संभावना रहती है, तो उसको सुखा कर रख लेंगी, तो आपको जब जरूरत लगती है कि आज हमें खाद डालना है, तब उसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, और एक बात और मुझे अभी अभी ख्याल आई है रेणु जी, कि कुछ लोगों के घर में फिश एक्वेरियम होते हैं, हाँ। है ना? तो फिश एक्वेरियम का जो पानी होता है, लगभग 1 सप्ताह में हमें उसे बदलना पड़ता है। तो उस पानी को आप फेंकिए मत, उस पानी को आप अपने पौधों में डालिए, और उसके बाद जो बदलाव आएगा ना रेणु जी, अभी मैं नहीं बताती हूँ, अच्छा। ताकि हमें बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा।
होगा। अच्छा, तो भाई क्योंकि ये वो तो एक बहुत अच्छा खाद का काम करता है वो पानी क्या भी। बात है। और खास तौर से गुलाब के पौधे जिनके घर में लगे हों, उनके लिए ये चाय की पत्ती भी और फिश एक्वेरियम का पानी, ये दोनों चीजें जो है बहुत अमृत की उपयोगी है। तरह काम करती है। वाह। और इसके साथ साथ जैसे आलू के छिलके तो रोज निकलते हैं लगभग, सब सब्जियों के साथ आलू तो कहते हैं ना कि राजा है हाँ। सब्जियों का, तो सब में इस्तेमाल होता है। तो उसके छिलके जो निकलते हैं उनको आप छोटा छोटा और काट के भी डाल सकती हैं अपने उसमें पौधों की मिट्टी में, और नहीं तो उसको रख दें, उसको पानी में डाल दें। कोई एक बर्तन आप रसोई घर में किनारे पर रख लें, जहां पर आप बर्तन मांजने का सामान वगैरह रखती हैं, वहां एक बर्तन रख लें और उसमें छिलके डालें, उसमें पानी डाल के ढक के रख दें। दूसरे दिन उसको उस पानी को इस्तेमाल कर लीजिए। बिल्कुल। है ना। अब खाद किस तरह से और कितनी टाइप की खाद हम बना सकते हैं, ये भी हम आज सखियों को बता देते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। बिल्कुल। सुहाने आ गए लो, प्यार के जमाने आ गए लो। मौसम सुहाने आ गए लो, प्यार के जमाने आ गए लो। मौसम प्यार के जमाने आ गए लो। मौसम गुनगुन भंवरे कलियों का घूंघट उठाने आ गए मौसम। तौबा कोई देख इन जुल्फों का बिखरना, तो
ठहरा सजनी ये प्यार हमारा कितना है दूर किनारा। हाँ जी, मौसम तो बड़ा अच्छा आ गया है। और ये जो मौसम होता है, सावन का महीना होता है, इसमें जो बेटियां जिनकी शादियां हुई है अभी अभी, वो अपने मायके भी जाती हैं। और ये भी एक त्योहार जो है प्यार का प्रतीक होता है, और उसमें सब सखियां मिल करके झूला झूलती हैं। तो ये इन दिनों की खासियत है। तो ये भी मौसम जो है सुहाना बनाता है। कजरी गाई जाती है, मेहंदी लगाई जाती है, हरी पत्तियां पहले सुरकी जाती थी मेहंदी के पेड़ों में से, पौधों में, झाड़ी में से कह सकते हैं। और उसके बाद उसको सिल पे पीसा जाता था, और किस तरह से हाथ और पैर में हम लोग एकदम लीप लीप के बैठ जाते थे। हाँ, और लहरिया पहना जाता है। हाँ, लहरिया पहना जाता है, और झूले पर झूला झूला जाता है। तो ये सब मौसम तो वाकई बहुत सुहाना है। प्रकृति खुद अपनी छटा बिखेर रही है। तो हम भी थोड़ा सा अपने रसोई घर की जो बात कर रहे हैं उसमें बागवानी कर लेते हैं। बिल्कुल, अपने बालकनी और अपनी छत को भी हम सुहावना बनाने के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। हाँ, लेकिन वही ये भी बता दें कि भाई आज हम लोग कुछ व्यंजन विधि भी बताएंगे, क्योंकि आज शुक्रवार है, ताकि आप शनिवार और रविवार का खूब अच्छे से सदुपयोग कर सकें। रेणु जी, ये जो सीजन है इसमें आप क्या खाना पसंद करती है? मतलब कोई ऐसी मुख्य चीज होगी जो याद आती होगी कि हाँ बारिश पड़ रही है तो क्या? नहीं, पहले अभी वो तो देखिए, अभी चटनी और चटपटी क्या कह सकते हैं उसको, पकौड़ी या बहुत सारी भजिया, आपने सही कहा। लेकिन जब घर में हम अजवाइन का पौधा लगाएंगे, जब अजवाइन की पत्तियां होंगी तो उसकी तो भजिया बहुत अच्छी बनती है। हाँ, बिल्कुल। तो पकौड़े खाने का मौसम है तो वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा हम खाद वगैरह बनाने की जो बात कर रहे थे, वही इसलिए तो हमने कहा कि अजवाइन की भी जो होता है पौधा बहुत आसानी से लग जाता है। आप कहीं भी उसकी डंडी निकालें और लगा दें, उसकी जो पकौड़ी बनती है वो भी बहुत अच्छी बनती है ना? और जो भी आपके किचन का जितना भी वेस्ट निकलता है ना रेणु जी, एक किसी पुराना जो मटका होता है जो कि अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उस मटके में आप डाल सकते हैं। या अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्लास्टिक का डब्बा हो तो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर वो भी नहीं हो तो कोई बड़ा थैला हो, उससे भी हमारा काम चल जाता है। तो रोज आप जितना भी किचन वेस्ट निकलता है उसे उस थैले में या उस बर्तन में, जैसे कि कोई भी जो सब्जी आपने छीली है उसके छिलके निकलते हैं, बीज निकलते हैं कई सब्जियों के, फिर हम केले खाते हैं तो उसके छिलके निकलते हैं, अनार होता है, पपीता होता है, इन सब कोई भी यानी कि फल और सब्जी के जो छिलके हैं वो, यहाँ तक कि जो सड़ा गला भी जो है सामान वो भी आप उसमें डाल सकते सब्जियों हैं। का, कच्चा सब्जियों का। लेकिन ये बात है, ध्यान रखें कि जो आपने जैसे कि छिलके का मतलब ये नहीं कि आलू उबाला और उसका जो छिलका निकला वो आप इस्तेमाल में करें। कोई भी पकी हुई चीज उसमें नहीं डालनी है, ये कच्चे छिलकों की बात हो रही है। बिल्कुल। तो सारी कच्ची चीजें आप रोज का रोज उस बर्तन में इकट्ठा करते जाइए और उसको ढक करके रखिए। और लगभग जब वो उसका पाव हिस्सा है नहीं भर जाए तो थोड़ी मिट्टी की लेयर डाल लीजिए, फिर उसके ऊपर डालना शुरू कीजिए। जब आधा वो भर जाए फिर मिट्टी की लेयर डालिए और उसके ऊपर फिर से वही कचरा डालना शुरू कर दीजिए। इसमें थोड़ा सा अखबार का जो टुकड़ा है वो भी थोड़ा सा फाड़ के डाल दें, क्योंकि उसमें कुछ चीजें होती हैं जिनसे कि वो कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। हाँ, तो इस तरह से उसको पूरा जब भर जाए तो ऊपर एक थोड़ी मोटी जो है मिट्टी की परत डाल करके इसे आप ढक करके रख दीजिए। लगभग 6 से 7 महीने से इसी तरह से पड़ा रहने दीजिए, लेकिन बीच बीच में एक हफ्ते में एक बार पानी के थोड़े छींटे उसके ऊपर डाल दीजिए ताकि उसकी नमी बरकरार रहे। और इस तरह से जब वो पड़ा रहेगा तो पूरा जो भी वो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डिकम्पोस्ट होकर के एक अच्छी खाद में परिवर्तित हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको ये विचार करने की जरूरत नहीं कि इसमें से बदबू आएगी। आपके घर के किसी भी हिस्से में अगर ये पड़ा रहे तो इसमें से कोई बदबू नहीं आएगी। इसे ढक करके रख दीजिए। और अगर मिट्टी के जैसे कि हम बर्तन में घड़े में अगर रखा है तब आपको हर हफ्ते पानी डालने की जरूरत नहीं है, नमी आपको देखनी पड़ेगी। अगर प्लास्टिक के आपने किसी पात्र में रखा है तो जाहिर है कि ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, यानी जल्दी। लेकिन अगर मिट्टी के बर्तन में है तो उतना ज्यादा नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मिट्टी जो है वो अपने आप में उसको ठंडा रखती है और उतनी जल्दी नहीं सूखती है चीजें। और एक दूसरा तरीका, एक और तरह की खाद भी हम बना सकते हैं, वो सूखे पत्तों की खाद। अगर आपके आसपास में जैसे कोई पेड़ है और उनके पत्ते रोज ही गिरते हैं, जो पत्ते सूख जाते हैं और खिल जाते हैं, उन पत्तों को आप इकट्ठा करते रहिए।
जब वो बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हो जाए तो उन्हें जो है किसी बर्तन में अच्छी तरह से दबा करके भर दीजिए उसमें। जिसको कहते हैं ना अचार हाँ। की तरह उसको भर दें, हाँ। ठूस दें, जिसको कहना चाहिए बिल्कुल। सही शब्दों में, और उसको दबा दबा के उसको अच्छे से कर दें ताकि उसमें बिल्कुल भी हवा की गुंजाइश ना रहे। हाँ, और उसके बाद में हफ्ते में एक बार उसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहिए और उसको ढक के रख दीजिए। जी। जब ये काफी दिनों तक ये पड़े रहेंगे, कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक, तो ये अपने आप सड़ करके ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। जी हाँ। तो ये एक खाद और हम बना और सकते हैं। इसके साथ साथ एक बात और हम बताना चाहते हैं मंजू, ये जो पत्ते की बात हम कर रहे हैं, ये तो मई जून के महीने में वैसे ही बहुत सारे सूखे पत्ते गिरते हैं। होली के पहले भी आप चाहें तो उस समय से इकट्ठा कर सकती हैं, इस समय उसकी जरूरत नहीं है। हाँ। उसी समय आप इकट्ठा कर लें, क्योंकि बारिश के बाद तो सब भीग जाते हैं। उसके पहले ही आप इन सबको इकट्ठा कर सकती हैं आराम से, बिल्कुल। है ना? और जब भी जरूरत पड़े पौधों में डालने के लिए इस खाद का इस्तेमाल कीजिए, तो फिर आपके फलों पर जो है एकदम ग्लो अच्छे आएंगे, फल आएंगे, अच्छी सब्जी निकलेगी, और पौधे भी स्वस्थ होते हैं, कमजोर होते हैं, पत्तियां भी स्वस्थ और कमजोर होती हैं, तो उनके स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और धीरे धीरे हम उनकी भाषा भी समझ जाएंगे कि इन्हें क्या चाहिए, है ना? बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमें कभी कभी लिक्विड फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करना बहुत हाँ, बिल्कुल, जरूरी हो जरूरत जाता होती है। है, बिल्कुल। जब उसमें फल और फूल आते हैं उस समय न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है पौधों को, और उस समय हमें लिक्विड फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए, यानी कि पानी के रूप में फर्टिलाइजर हो। जी हाँ। तो अगर मार्केट में कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उपलब्ध आपके पास हो जाए तो उसे आप पानी में मिला करके डाल सकते हैं। हाँ, और गोबर अगर मिलता है, गोबर सामान्य तौर से जैसे गोबर मिलता है उसको भी आप सीधा गोबर भी लेके घोल के डाल सकती हैं। हाँ। नहीं तो उसके जो कंडे आते हैं उनको भी आप चूरा बना के उसको घोल के उसका भी फर्टिलाइजर तैयार कर सकती हैं। नीम की खली है, ऐसे ही सरसों की खली है। बिल्कुल। तो वो बनाने के लिए भी हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है। एक आपको बड़ा बर्तन लेना होगा और उसे लगभग आप आधा पानी से भर दीजिए। उसमें गोबर मिलाइए, उसके अंदर गौमूत्र मिलाइए, और उसके अंदर थोड़ा गुड़ मिलाना पड़ेगा हमें। और इसके अलावा कोई भी एक प्रोटीन वाली चीज, कोई भी जो दाल होती है उसको अच्छी तरह से पीस करके उस दाल के पाउडर को हमें उसके अंदर मिलाना होगा, हाँ। बिल्कुल। और इसके अलावा किसी पीपल या फिर बड़ के पेड़ के नीचे जो मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी की केवल एक मुट्ठी मिट्टी वहां से ले आइए और उस मिट्टी को भी उसके अंदर डाल दीजिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इसको जल्दी से डिकम्पोस्ट करने का काम करते हैं और खाद को बहुत अच्छा बनाते हैं। और इसे 21 दिन हमें पड़ा रखना है। उसके बाद इसे बहुत अच्छी तरह से हिलाइए और दूसरे पानी में इसको मिलाइए और उसके बाद अपने पौधों में डाल दीजिए। उसके बाद तो आप पूछिए ही मत क्या होगा। पूछिए मत, क्या जो सब्जी बनेगी वो हम खाएंगे। अगर जो भी धनिया है, पुदीना है, इन सब की अगर चटनी बन सकेगी तो चटनी बनाएंगे। और बड़े आसानी से हम पालक, मेथी, धनिया, ये सब बहुत आसानी से उग जाने वाली चीजें हैं। हाँ। तो इनका इस्तेमाल करें। और बीज बहुत आसानी से मिल रहे हैं, आप कहीं से भी किसी भी नर्सरी से जाके बीज लेके आए, क्योंकि बीज जो है वो थोड़ा पौष्टिक रहते हैं, बाहर वाले जो तैयार रहते हैं। क्योंकि कभी कभी हम टमाटर वगैरह के बीज घर में जो बनाते हैं वो भी है, क्रिया है, कर सकते हैं आप तैयारी। लेकिन बेहतर है कि इतनी मेहनत ना करें, क्योंकि बीज बहुत महंगे नहीं आते हैं। बिल्कुल। आप आसानी से ले सकते हैं, 40-50 रुपए में जो भी जैसा फल होता है वैसे ही आते हैं। बीजों के बारे में भी एक विशेष जानकारी है मेरे पास रेणु जी, हाँ, बता जरूर, दूं वो जरूर। भी। देखिए बीज जो होते हैं एक बार में तो उतने बीज काम नहीं आते। कई सारे बीज होते हैं जो हम पड़े रखते हैं। जैसे एक बार हाँ। हमने उगा दिए, 5 7 10 बीजों का उपयोग किया, उसके बाद जो हम बाजार से लाए थे वो बीज पड़े हुए हैं। जब ज्यादा दिन होते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो बीज की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। हाँ। तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए हमें एक काम करना है। वो काम ये है कि जब आपको लगता है कि हाँ मुझे 2 दिन बाद मुझे इन बीजों को बोना है, तो उसके पहले आप इसे धूप में रखना शुरू कर दीजिए। कम से कम 2 से 3 दिन की इसे धूप मिलने दीजिए। जितनी देर घर में धूप आती रखिए, तो धूप में बहुत शक्ति होती है। इस शक्ति से बीज की जो छुपी हुई शक्ति है वो पुनर्जीवित होती है। और इसके बाद में जब आप इसको लगाना है इसे, तो थोड़ा सा गौमूत्र का पानी बनाइए, पानी के अंदर थोड़ा सा मिला दीजिए और इन बीजों को आप थोड़ी देर के लिए भिगा करके रख सकते हैं। और उसके बाद इन बीजों को अगर आप बोएंगे तो ये दुगुनी शक्ति के साथ और दुगुने उत्साह के साथ ये निकल करके मिट्टी से बाहर आएंगे। ये तो बड़ी काम की चीज है कि धूप की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो इन्हें मिलती है। और किस तरह से ये एक जीवन उत्पन्न कर सकते हैं, यूं कह सकते हैं। क्योंकि जाहिर है कि जो बीज है वो जब पौधा देता है तो वो एक जीवन, नया जीवन उसको मिलता है। तो वाकई ये तो बड़ी काम की चीज है कि धूप में सिर्फ रखने से। और बहुत सारे जैसे मेथी के दाने, धनिया है, इन सब चीजों के, या सेम के बीज है, इनको कहते हैं रात भर पानी में भिगो दें, तब सुबह अगर लगाते हैं तो बड़ा आसानी से उसमें पौधे अंकुरित हो जाते हैं वो। तो ये सारी चीजें तो है वाकई। अब तो मंजू एक बात और है कि पानी में भी चीजें उगाई जा रही हैं और बहुत सारी चीजें ऑनलाइन दिखाई भी दे रही हैं, तो उनको भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। हाँ, उस तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कहा जाता है और उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। जो
फिर किसी और दिन हम इस विषय पर भी बात हाँ, करेंगे। लेकिन आज पकौड़ी भी तो बनानी है। बिल्कुल, पकौड़ियाँ भी बनानी है, लेकिन गीत और संगीत जो होता है ना, वो हमारे कार्यक्रम को भी वो एक नई ऊर्जा से भर देता और है। फिर आजकल तो वैसे भी मौसम ही है। हाँ। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। हरियाली भरी इन घाटियों में, महकती हुई इन वादियों में, जीवन की बगिया खिल खिल जाए, हो खिल खिल जाए रे, मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं।
हरियाली का साथ मिलता है तो भाई मन तो ऐसा करता ही है ना कि हम भी इस प्रकृति की तरह झूम ले है ना। भाई मन तो हरा रंग सुनते ही झूम उठता है, और ये हाँ सावन तो खास तौर से इसीलिए आता ही है। हमें लगता है हाँ कि खूब मस्ती से खाओ पियो, लेकिन कल हमने बड़े पाचन शक्ति की भी बात की है, लेकिन फिर भी पकौड़ी तो खाना ही पड़ेगा, है ना। बारिश और पकौड़ी, इनका तो चोली दामन का साथ है। जी हाँ, बस बारिश हुई लगता है दो चार तो पकौड़ी बनी जाए हाँ, चाय के साथ। फरमाइश कोई ना कोई घर में कर ही देता है, भाई पकोड़े बना लीजिए हाँ, आज तो। खुद हमारा भी तो मन करता है कि कोई तो कहे तो इसी बहाने बना लिया जाए। है? हाँ तो चलिए क्या आज हम बताने जा रही हैं? हाँ आज सबसे पहले हम कौन चीज पकोड़ा बनाना। क्या पकोड़े बात है। ऐसे प्याज और आलू के पकोड़े तो सभी बनाते हैं, लेकिन आज उससे थोड़े से डिफरेंट टाइप के और भी तरीके हैं हाँ भाई, पकोड़े कुछ बनाने अलग के। है तभी तो हम बता रहे हैं। हाँ जी, तो कौन चीज पकोड़ा आज हम बताएंगे। तो उसके लिए जैसे पकोड़े बनाने के लिए बेसन का घोल जो हम बनाते हैं वो तो वैसा ही रहेगा। वैसा ही रहेगा। इसके अलावा हमें ब्रेड की जरूरत पड़ेगी, कॉर्न की जरूरत पड़ेगी और चीज की जरूरत पड़ेगी, है तो ना। क्या क्या हो गया? कॉर्न बेसन, हाँ चीज, कॉर्न और ब्रेड। ब्रेड, हाँ ठीक है। कॉर्न को हमें उबाल लेना है सबसे पहले और उसको हल्का सा मैश कर लीजिए। अच्छा। और जो चीज है उसको भी उसके अंदर मिला करके अच्छी तरह से मतलब एक सार कर लेना है। और मतलब बाकी मिलाने के लिए हमें लगता है कि पहले उसको कद्दूकस कर लेंगे तो अच्छे से मिल हाँ, जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। और इन सब चीजों को भी हमें बेसन के घोल के अंदर मिला लेना है ना। अच्छा, हाँ हाँ। इसे भी मिला लेना है और बाकी मसाले नमक मिर्ची हल्दी धनिया या हरी मिर्ची काट कर डाल सकते हैं, इसमें धनिया काट करके डाल सकते हैं। ये इस तरीके से हमें घोल बना लेना और उसके बाद जो ब्रेड होती है उसके पीसेस हमें काटना है और इस घोल के अंदर उसको डीप करके और उसे फ्राई कर लेना है। ऐसा? हाँ बिल्कुल। क्या बात और है, ये बड़े बिल्कुल अच्छे अनोखी चीज है। हाँ और किस तरह से अब हम महसूस कर सकते हैं कि ब्रेड की चारों तरफ कॉर्न यानी मक्का और चीज हाँ और बेसन का घोल जब लिपटा होगा तो जाहिर है कि बड़े चटपटे कुरकुरे। और कुरकुरे बनेंगे हाँ। ये पकौड़े। तो हमें लगता है ब्रेड का जो है आकृति है वो बहनें अपने हिसाब से कर लेंगी। हमारी सखियां गोल कर लें, चौकोर कर लें। बच्चों को अगर किसी खास को खिलाना है तो आप गोल गोल छोटे छोटे काट सकती हैं किसी शीशी के ढक्कन वगैरह से, है ना। उसको काट लें अच्छे अच्छे गोल गोल, या और भी बच्चों को अगर पसंद हो तो पान का शेप है वो ले सकते हैं, हृदय का शेप है, हार्ट शेप ले सकते हैं। तो बिल्कुल। और मजा अगर आएगा। थोड़ा सा इसमें वेरिएशन अगर आप करना चाहे तो ये भी कर सकती हैं कि कॉर्न और चीज का जो हमने बनाया है, एक मिश्रण बनाया है ना, उसको हम ब्रेड के दो पीसेस के बीच में भर लें और ऊपर से केवल बेसन लपेट करके लें। आप डीप कर लें तो ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन है। हमने जो बना करके देखा है वो जो घोल बनाते हैं ना मतलब कॉर्न चीज और बेसन का, उसके अंदर डाल करके बनाने का जो स्वाद है वो कुछ अलग है। भाई अब इसके साथ चटनी बहुत हरी बनेगी, चटपटी सी, लेकिन ये अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है। हाँ। तो ये तो मतलब क्या कहें हम। हाँ, बस आप स्वाद लीजिए। पानी आ रहा है। कहिए कुछ मत, बस स्वाद लीजिए। और आपके नहीं हम बताते हैं ना, हम भी बताएंगे, कुछ तो बता ही देंगे। बिल्कुल बताइए। ऐसे ही अरवी जो होती है बहुत सारी जगहों पे इसे घुइयां भी कहते हैं। एक प्रजाति है, आलू की ही प्रजाति है, और इसको अच्छे से उबाल लें। मतलब जैसे आलू उबलता है वैसे सखियां सब्जी जब बनाती है तो उबालती हैं, उसको उबाल लें। और फिर उसके बाद जो है ना कि उसको जो शेप है उसको हल्का हल्का हाथ से दबा लें। तो टिक्की जैसे दबाते हैं वैसे दबा के एक प्लेट में फैला लें उसको। और उसके बाद उसमें नमक, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च, आप जो चीजें डालना चाहती हैं, और हींग जरूर डाल लें क्योंकि ये घुइयां है, थोड़ा सा गैस करती है, बादी करती है। तो ये करके और एक हमें लगता है कि जो पैन आता है उसमें ज्यादा ये बेहतर बनता है। तो फ्राइंग पैन जैसे आता है, मतलब यानी कि जिसकी कढ़ाई भी अगर है आपकी तो थोड़ी दो तरह की होती है ना कढ़ाइयाँ, एक बहुत गहरी होती है, एक थोड़ी छिछली होती है। छिछली हो या पैन हो उसमें आप थोड़ा तेल डाल लें। सरसों के तेल में ज्यादा अच्छा लगता है, सरसों का तेल डालकर और उसमें इसको डाल दें। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा ऊपर से बेसन बुरक दें। अच्छा। तो ऐसे से छिटक देंगे जब, तो थोड़ी थोड़ी देर पे, और फिर उसको पलट पलट के भून दें और फिर उसके बाद और बुरक दें बेसन। तो अपने आप में जब बेसन भी भून जाएगा और उसमें लिपट जाएगा तो बहुत ये भी बहुत कुरकुरे सी जब बनती है तो हाँ आप चाय के संग आसानी से पकौड़ी जैसे खा लगती हैं। और ये डीप फ्राई भी नहीं होगा और बहुत मजा आता है खाने अरे में। वाह, कुरकुरी अरबी। जी हाँ। क्या बात है। और अरबी हाँ, लेकिन एक चीज तो हम रह गए। जब हम इसको तेल में डालते हैं तो उसमें अजवाइन डाल दें। तो अजवाइन छौंकन जैसे हम करते हैं ना, बिल्कुल सब्जी वैसे ही छौंकना ही जैसा है इसको। तो लेकिन इसको सिर्फ अजवाइन से छौंकना है। इसमें अच्छी ढेर सारी अजवाइन डाल के उसमें डाल दें ताकि गैस ना करे। बिल्कुल गैस ना करे, इसलिए हमारे रसोई घर में बहुत सारे संसाधन हैं। हाँ बिल्कुल, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी आपने रेसिपी बताई। तो अब आपने ये अरबी की एक चाट की तरह से एक चीज बताई, तो हम अरबी चाट पकौड़ा हम बता दें क्या फिर? हाँ बिल्कुल। वो तो याद नहीं आ रहा है, एक बार खाया तो था तुम्हारे यहाँ और तुमने बताया था मंजू, लेकिन हम भूल गए भाई। तो हम बता देते हैं कि अरबी चाट पकौड़ा आपको किस
तरह से बनाना है। जैसा कि आपने बताया, अरबी को अच्छी तरह से धो के उबाल लीजिए, उसको छील लीजिए और उसके बाद उसको हाथ से थोड़ा चपटा कर लीजिए और उसी में पनीर को पीस करके वो भी उसके अंदर मिक्स कर दीजिए। उसके बाद उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और थोड़ा चाट मसाला, और अगर आपके पास में अनारदाना का पाउडर है तो वो इसमें बहुत ज्यादा अच्छा स्वाद देता है, क्योंकि खटास उसमें अच्छी आ जाती है। हाँ, तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं और इस तरह से एक अच्छा मिश्रण बन जाएगा। अच्छी तरह से आप इसको मतलब एक सार कर लीजिए, कहने का हाँ, मतलब जैसे कि एक तैयार होता है बैटर या घोल जिसको कहते हैं जी। और उसके बाद में उसके छोटे छोटे गोले बना करके उसको एक ओवल शेप दे देना, जैसे अंडाकार आकृति होती है ना, या यूं वैसा। कहे कि जैसे अरवी होती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, अरवी की फिर से हमें अरवी जैसा शेप देना है। हाँ, बिल्कुल वही हाँ, आकार देना। और उसके बाद बेसन का घोल बनाइए, जैसा कि हम पकोड़े के लिए बनाते हैं वैसा ही घोल बनाइए और उसमें इसको घोल के अंदर डालिए इस एक एक बनाई हुई अरवी को, और उसके बाद उसको तल लीजिए, है ना। बड़ा अच्छा स्वादिष्ट ये पकोड़ा बनेगा। और इसको सर्व करने का एक अलग तरीका है। कैसा है? जैसे कि गाजर, खीरा और पत्ता गोभी, इसको बिल्कुल महीन महीन पतले पतले लच्छे इसके काट लेने हैं और प्लेट के अंदर आपको ये बिछाना है। उसमें थोड़ा नमक, काला नमक और नींबू की कुछ बूंदे उसके ऊपर डाल दीजिए और उसके बाद इन पकोड़ों को चारों तरफ इस तरह से सजा करके फिर किसी को दीजिए, तो देखिए खाने में क्या मजा आता है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये जो परसने वाला जो अंदाज है वो बहुत खास है। और यहाँ पर एक टिप छोटी सी और हम देना चाहते हैं कि ये जो पत्ता गोभी की बात कर रहे हैं, या जैसे प्याज भी कभी कभी जब हमें बहुत बारीक निकालने होते हैं ना, तो उसको आप बीच से आधा कर लें और छीलने वाली जो चाकू आती है उसको छीलें अंदर की तरफ, जैसे जब हम काटते हैं तो वहां से वो जो बारीक, बहुत बारीक, उसके बहुत फाइन वो निकलता है रेशे जैसा, वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो वैसे कर सकते हैं। ऐसे ही पत्ते गोभी को भी आप जहां से जो कई लेयर जहां आपको दिख रही है, कई परत दिख रही है, वहां पर से आप उसमें छीलने वाली चाकू जिससे हम आलू छीलते हैं, उससे आप जब छीलेंगे उसको ना, तो बहुत पतले पतले उसके लच्छे निकलेंगे और वो वाकई सजावट के लिए बहुत खूबसूरत लगता है। हाँ, और उसको स्लाइसर पर भी कर सकते हैं, जैसे आलू की हम स्लाइस बनाते हैं ना, उसके ऊपर भी अगर हम घिसेंगे ना, कद्दूकस कर, हाँ, जैसे कि जैसे चिप्स जिस पे कटती है वैसे में उसमें भी आप कर सकती हैं। नहीं, अगर आपके पास वो सामने है, क्योंकि छीलने वाली चाकू बराबर हमारे हाथ में रहती है, तो उससे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये सब तो बड़ी मजेदार चीजें हैं। बिल्कुल। और तो सब्जियों के लच्छे की आपने बात की, तो लच्छेदार गीत भी हमारे पास है। बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में, रिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हार एक आग ये सीने में। हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में, रिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हार एक आग ये सीने में। बादल बन के छाई है, तेरी जुल्फों की ये रंगत है, जो बादल बन के छाई है, जो बादल बन के छाई है। तेरी आँखों की मस्ती है, सावन बन के आई है। मेरा दम जब तक रहे प्यार की चमक मेरे दिल के नगीने में, रिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हार एक आग ये सीने में। दुनिया को हमारी हो न खबर, आँखों
का चले ऐसा जादू, दुश्मन भी हमारे हो जाए। हम दिल से हो दूर, ना हो कोई मजबूर, फिर आए मजा जीने में। झिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हार, एक आग लिए सीने में। हम तुम ये बहार, देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में। झिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हार, एक आग लिए सीने में। भाई कहते हैं ना कि घर की खुशहाली के लिए जो है ना सारा रास्ता जो पेट से जाता है। हाँ। तो घर खुश रहे इसलिए ये सारे व्यंजन हमने बताए। हाँ। और घर की खुशहाली के लिए जो हम संसाधन जुटाते हैं उन सब के लिए परिवार का सीमित होना भी बड़ा जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है। अगर परिवार सीमित होता है ना, तभी जो संसाधन है वो कारगर होते हैं, या उनका हम उपयोग कर पाते हैं, या कह सकते हैं कि सही उपयोग कर पाते हैं। हाँ। या उसकी पहुंच सब तक जा सकती है। और जो एक हम सुख भरा जीवन चाहते हैं वो तभी मिलता है कि कमाई कितनी भी हो, अगर आपके परिवार बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो पूरा नहीं पड़ता है। वैसे ही देश और विश्व की बात चलती है, और हमारी सखियां समझ रही होंगी कि 11 जुलाई यानी कल विश्व जनसंख्या दिवस है। हाँ, है ना? बिल्कुल जनसंख्या दिवस है, तो हम इस विषय पर ये बात करना चाहते हैं कि आप अपने परिवार को सीमित रखें, ताकि आपके घर में जो कुछ भी आमदनी है, जितनी भी आमदनी है, उसमें परिवार का भरण पोषण ठीक तरह से हो सके, सभी को ठीक से शिक्षा मिले, पहनने को अच्छे वस्त्र मिले, और खाने पीने को भी कुछ मतलब पौष्टिक भोजन मिल सके। हाँ, ऐसी व्यवस्था हो ना हो कि अगर उच्च शिक्षा करना चाह रही है हमारी बेटी या बेटा, तो हमें अब लग रहा है कि नहीं, पैसे नहीं है, तंगी है। तो ये जो विश्व जनसंख्या दिवस हम प्रतिवर्ष मनाया जाता है, वो शुरू हुआ 1989 से, और उसके साथ 1979 से 89 से शुरू हुआ, 89 से। और उसके साथ साथ ये सिर्फ इसलिए मनाया जाता है प्रतिवर्ष, सिर्फ इसलिए नहीं कि जनसंख्या नियंत्रित रहे, बल्कि इसलिए कि परिवार की स्थिति क्या है, परिवार के पूरे कल्याण की बात सोची जाती है। और ये देखा जाता है कि मातृत्व दर जो है वो क्या है, मृत्यु दर क्या है देश की। जनसंख्या के साथ साथ जन्म मृत्यु दर से पता चलता है कि आपके देश की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, और वहीं जैसे कि नवजात शिशु की मृत्यु दर क्या है, ये सारी चीजें बताती हैं। और अगर जनसंख्या की बात करें तो हम बराबर बहुत चिंतित हैं सभी लोग कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बहुत सारे कारण हैं। वैसे देखा जाए तो जो जन्म दर है उसमें तो कमी आई है मंजू, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी जो बहुत ज्यादा हमारे स्वास्थ्य की दिशा में बहुत सारे जो प्रयोग हुए, शोध हुए, और जो हमें सफलता मिली, उसकी वजह से मृत्यु दर, या यूं कहें कि हमारे जीवन की जो है वो आयु बहुत बढ़ गई है लोगों की। बिल्कुल, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। मेडिकल फैसिलिटी जो है इन दिनों जो बढ़ी है, या तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है उसकी वजह से, लेकिन इन सुविधाओं का लाभ भी हमें तभी होगा जब देश की जनसंख्या जो है वो नियंत्रित होगी। अगर नहीं होगी तो फिर इन सुविधाओं का लाभ भी बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। और जो बच्चे की मृत्यु दर की आपने बात की, कई बार क्या होता है ना कि बच्चियों की बहुत कम उम्र में जब शादी हो जाती है और जल्दी बच्चे होते हैं, तो भी ये एक कारण हो जाता है कि बार बार बच्चे की जो जन्म लेते हैं और मृत्यु हो जाती है। तो उस वजह से भी ये दर बहुत, इसकी वजह से इस बारे में भी हमें थोड़ा सा सजग रहना है कि एक उम्र के बाद ही बच्चों की शादियां करें, और उसमें नियम भी बना हुआ है, कम से कम उसका तो ख्याल रखें ही। इसके साथ साथ जब हमारे सभी देशवासी तो जानते ही हैं कि चाइना विश्व में नंबर 1 है जहां से जनसंख्या के बारे में, वहीं हम दूसरे नंबर पर हैं। तो बहुत चौंकाने वाली तो हमारी भी जनसंख्या है। और इसके साथ साथ सिर्फ चाइना नंबर 1 पर नहीं है, चीन अगर नंबर 1 पर है तो हम सिर्फ 50 लाख ही उनसे पीछे हैं, और हम कभी भी वो पार कर सकते हैं, ऐसी भी बातें आ रही हैं। और हर बार विश्व जनसंख्या दिवस के लिए एक थीम बनाई जाती है, एक विषय दिया जाता है। तो इस बार खास तौर से महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा पर आधारित है इस बार का थीम। बिल्कुल, तो ये यानी कि हमारे ऊपर है। हाँ जी, बिल्कुल। और यही बात अभी हम कर रहे थे कि लड़कियों के स्वास्थ्य का जो बात आती ना, वो इसी बात से जुड़ी हुई है कि जब उनकी शादी जब जल्दी हो जाती है, वो बिल्कुल परिपक्व नहीं होती है और पढ़ाई भी कर नहीं पाती है, तो यही कारण है कि जल्दी माँ बनती है और उसके बाद में बच्चे और माँ दोनों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर होता है, और जनसंख्या भी बहुत जल्दी जल्दी उससे बढ़ने लग जाती है ना। और इसके साथ साथ जो बराबर बात हम लोग करते हैं कि दो बच्चे अगर करने हैं तो उनमें जो अंतराल होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, वो भी ठीक ठाक होना चाहिए। कम से कम 3 वर्ष तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक बच्चा आपकी गोद में है और दूसरे में आप फिर अब गर्भवती हो गई तो वाकई बहुत मुश्किल होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि
से भी और वैसे सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो उसको संभालना और उसका पूरा वो करना, अगर आप ये सोचती हैं कि घर में माँ है आपकी, आपकी नंद है या भाभी है, कोई संभाल लेंगी, माँ माँ होती है, जो आपसे बच्चे को चाहिए वो आप ही दे सकती हैं उसको, क्योंकि बच्चा इसीलिए माँ की गोद ही हर वक्त तलाश करता है ना। और इस बात का ख्याल रखते हुए जो जन्म की बात है उसको आप जब आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार हो जाए, सिर्फ उम्र की बात नहीं है मंजू, यहाँ पर एक भी और भी बात है कि बहुत सारी बच्ची हमारी ऐसी जो कमजोर है, तो इसका मतलब नहीं कि बस 18 साल की हुई और विवाह कर दीजिए। अगर बच्ची कमजोर है, आप देखिए हो सकता है कि वो 20 वर्ष तक वो उतनी स्वस्थ न हो, मन से न तैयार हो, शरीर से न तैयार हो, तब तक इंतजार कीजिए। हाँ, और जब तक वो खुद बच्चे मैच्योर नहीं होते, लड़का हो या लड़की मैच्योर नहीं होते, परिवार नियोजन के साधनों के बारे में भी उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं होती है, और ये जो जानकारी का अभाव होता है ये बहुत सारी ऐसी चीजों की तरफ ढकेल देता है जो नुकसानदायक होती है ना। और मन से परिपक्व होना वाकई ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात कही मंजू की, बहुत जरूरी है कि वो बच्ची तैयार है कि नहीं मन के लिए। फिर पता नहीं उसको अगर संसाधनों की जानकारी है भी नहीं भी है तो भी उसकी उपयोगिता नहीं पता है हमको। हमने सिर्फ नाम पता कर लिया कि कॉन्डोम होता है, कॉपर्टी है, ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है, करना है नहीं करना है ये कैसे पता चलेगा? तो ये मन से जब आप तैयार होंगे तब आपको पता होगा। हाँ, और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ बच्चों की शिक्षा से ज्यादा इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि बस बच्ची हो गई, अभी देखो 12 साल की हो गई, 13 साल की हो गई, अब जल्दी से इसकी शादी करो ताकि एक जिम्मेदारी से हमें मुक्ति मिल जाए। तो ये मुक्ति मिलने वाली जो बात है ये भी बहुत एक बड़ी समस्या का कारण है। समस्या क्या, ये अपने आप में बहुत गंभीर शब्द है। ऐसा लगता है कि वो बच्चियां जो बचपन से सुनती हैं 12 वर्ष से ही, पहले तो ये कहा जाता है लड़का तलाश लो, तो लोग कहते हैं कि अरे अभी तो बच्ची है, नहीं अभी से तलाशेंगे तब 18 साल तक मिलेगा ना। तो एक मुक्ति वाली जो बात आती है, ऐसे में बच्ची अपने आप को खुद बोझ समझने लगती है कि हम सच में बोझ हैं इस घर में, और जहां जाएगी वहां पता नहीं क्या होगा। तो ये जो मन में भय पैदा होने लगता है, उससे वो पता नहीं हम क्या किस तरह से इसको समझाएं अपनी सखियों को कि वाकई बहुत भयावह स्थिति है। एक बच्ची के मन से पूछिए आपकी वो क्या सोच रही है जब उसके बारे में, उसके विवाह के बारे में बात होती है। हाँ, और उसे कुछ समझ भी नहीं है इस बात की कि ये क्या चीज है, क्या नहीं है, लगता है हम बोझ है। हाँ बस, और माहौल एक इस तरह का खड़ा कर दिया जाता है, और जब बातचीत होती है ना तब भी यही बात होती है हमेशा, अरे जब दूसरे घर में जाएगी तो ऐसा करेगी, हमारा नाम बदनाम करेगी। तो इस तरीके से उसको शिक्षा दी जाती है कि तुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है, तुझे यहाँ से जाना है, तो तू अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करके दूसरे घर में कैसे रहेगी, और वहां अगर कुछ गड़बड़ करेगी तो मेरा भी नाम बदनाम होगा। तो ऐसा उसको लगता है कि मतलब दोनों कुल की मर्यादा सारी इसी के हाथ में है, और इसी के कुछ करने से ही बिगड़ेगा ही, मतलब अच्छा कुछ नहीं होगा उसको, ऐसा लगने लगता है। तो आप ये सोचिए कि किस तरह से नकारात्मक चीजें हम उसके मन में डाल रहे हैं। तो अच्छी अच्छी बातें करें और अच्छी अच्छी चीजें उसको बताएं कि नहीं बेटा एक नया जीवन होता है, या कैसे वो खुद तैयार होती है। तो उसको एक बड़े प्यार से, माँ तो बहुत अच्छी सहेली होती है, और नन्हे समझाए जी बिल्कुल, और नन्हे और एक बाल मन पर इन चीजों का जो असर होता है, इस असर से वो ताउम्र नहीं निकल पाती। वो बड़ी होने के बाद में भी इन चीजों का असर एक जो घर कर चुका होता है उसके दिमाग में, उससे वो कभी उबर नहीं पाती है, और उसके जीवन पर इन बातों का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। इसके लिए एक अच्छी मजबूत नींव तैयार करनी चाहिए, और ऐसी नींव जिसमें बच्ची अपने पैरों पर खड़ी हो, और अगर जरूरत पड़े तो वो कमा करके खुद अपना भरण पोषण या अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, इस लायक उसे बनाए। उसके बाद बच्चों के विवाह के बारे में सोचे। और एक बात और है कि वो मानसिक रूप से आजाद रहे, मतलब खुश होना चाहिए, जब मानसिक रूप से दबाव में ना रहे, किसी तनाव में ना रहे। हम बराबर सोचते हैं लेकिन धीरे धीरे अवसाद की ओर न जाए। तो ये जब उसको आप मानसिक सुकून देने की बात बहुत जरूरी है, और मानसिक सुकून की जब बात आती है तो गीत संगीत का तो महत्व है ही। जी।
बरसे मेहा रिम झिम मेहा बरसे तर पे जियरवा मीन समान पर गई फीकी लाल चुनरिया पिया नहीं आए गरजत बरसत सावन आयो रे गरजत बरसत पल पल छीन छीन पवन झकोरे पल पल छीन छीन पवन झकोरे पल पल छीन छीन पवन झकोरे लागे तन पर तीर समान सखी लागे तन पर तीर समान नैनन जल तो हीर सजरिया अगर लगाए गरजत बरसत सावन आयो रे लायो न रंग में हमरे बिछड़े बदमवा सखी का करूँ हाय गरजत बरसत सावन आयो लायो ना संग में हमरे बिछड़े बलमुआ सखी का करूँ हाय रे हाँ तो भाई गरजत बरसत सावन आ गया है और सावन का मजा भी हमने ले लिया गीतों के माध्यम से, बातों के माध्यम से, पकोड़ों के माध्यम क्या से। बात है। लेकिन इसके साथ साथ मौसम जा भी रहा है, सखी सहेली का मौसम जा रहा है इस समय आज तो। बिल्कुल जा रहा है क्योंकि अब जो है घड़ी ने हमको इशारा कर दिया कि भाई बस अब बस कीजिए, पकोड़े भी बहुत हो गए हैं। तो आज के लिए इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं, हम अपनी सखियों से इजाजत लेते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली